नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत के कानूनी इतिहास के एक बहुत बड़े बदलाव की। एक ऐसा बदलाव जो सिर्फ एक पन्ना पलटना नहीं है, बल्कि एक पूरी नई किताब की शुरुआत है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 की। अच्छा, तो इस बदलाव को थोड़ा और करीब से समझते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी चीज जो नजर आती है वो है नाम। इंडियन पीनल कोड 1860 अब बन गया है भारतीय न्याय संहिता 2023। ये सिर्फ एक नाम बदलना नहीं है, ये ब्रिटिश राज के जमाने के कानून को अलविदा कहने का एक बहुत ही साफ साफ संकेत है। और जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ नाम का खेल नहीं है, इसके पीछे सोच में एक बहुत ही बुनियादी फर्क है, एक फिलॉसफिकल शिफ्ट है। पहले पूरा जोर था दंड पर, यानी पनिशमेंट, लेकिन अब फोकस शिफ्ट हो गया है न्याय पर, यानी जस्टिस। मतलब अब एक ऐसी व्यवस्था की तरफ बढ़ने की कोशिश है जो नागरिकों के अधिकारों को, उनकी जरूरतों को सबसे ऊपर रखती है। तो आज हम इस पूरे ऐतिहासिक कानून को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये नई कानूनी शुरुआत है क्या, फिर जानेंगे कि ये कब और कैसे लागू हुआ, इसका दायरा भारत के अंदर और बाहर कहां-कहां तक है, और हाँ, दूसरे स्पेशल कानूनों के साथ इसका क्या रिश्ता है, और आखिर में एक बड़ा सवाल, क्या ये वाकई भविष्य का कानून है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से और समझते हैं कि ये बदलाव आखिर कितना बड़ा और कितना जरूरी है। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा कानून जो 160 साल से भी ज्यादा पुराना था, जो ब्रिटिश राज के समय में बनाया गया था, अब उसे एक ऐसे कानून से बदला जा रहा है जिसे आज के भारत, 21वीं सदी के भारत के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब ये साइबर क्राइम और आतंकवाद जैसी नई चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा बदलाव आखिर जमीन पर उतरा कैसे। कोई भी कानून रातों रात तो नहीं आ जाता। एक पूरी प्रक्रिया होती है, उसे संसद से पास होना पड़ता है, फिर राष्ट्रपति की मंजूरी मिलती है और तब जाकर वो आधिकारिक तौर पर लागू होता है। और इसकी टाइमलाइन भी काफी सीधी सादी है। 2023 में बिल संसद में पास हुआ, फिर 25 दिसंबर 2023 को इसे राष्ट्रपति की सहमति मिल गई और आखिरकार 1 जुलाई 2024 से ये पूरे देश में लागू हो गया। और हाँ, इसे स्टेप बाय स्टेप लागू करने का एक फायदा ये भी हुआ कि पूरे लीगल सिस्टम को तैयारी का पूरा मौका मिल गया। ठीक है, तो अब अगला जरूरी सवाल, ये कानून लागू कहां-कहां होता है? मतलब इसका दायरा, इसका जुरिस्डिक्शन क्या है, क्योंकि यही तो किसी भी कानून की नींव होती है। तो देखिए, भारतीय न्याय संहिता, जिसे हम शॉर्ट में BNS कहेंगे, भारत की सीमाओं के अंदर होने वाले हर अपराध पर लागू होती है। सिंपल, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यही देश का मेन क्रिमिनल लॉ है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती और यहीं पर यह कानून बहुत दिलचस्प हो जाता है। BNS सिर्फ भारत की सीमाओं तक ही बंधा हुआ नहीं है, बल्कि इसकी पहुंच देश की सरहदों के पार भी है, और यही बात इसे आज के जमाने का एक मॉडर्न कानून बनाती है। तो वो कौन से हालात हैं जब BNS की पहुंच भारत के बाहर तक जाती है? मोटे तौर पर 3 ऐसे सिनेरियो हैं। पहला, अगर कोई भारतीय नागरिक विदेश में कोई क्राइम करता है। दूसरा, अगर कोई क्राइम भारत में रजिस्टर्ड किसी शिप या एयरक्राफ्ट पर होता है। और तीसरा, जो कि बहुत जरूरी है, जब कोई साइबर क्राइम भारत को टारगेट करके किया जाता है। चलिए पहले सिनेरियो को एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई भारतीय नागरिक है, नाम ले लेते हैं रमेश। अब रमेश अमेरिका में कोई गंभीर अपराध जैसे मर्डर कर देता है, तो क्या होगा? जब भी रमेश भारत में मिलेगा या वापस आएगा, उस पर यही भारत में मुकदमा चलाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहां लोकेशन से ज्यादा जरूरी नागरिकता है, और यही चीज दुनिया में कहीं भी भारतीय नागरिकों को जवाबदेह बनाती है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे मामले पर। यह भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। कानून की नजर में भारत में रजिस्टर्ड कोई भी जहाज या हवाई जहाज एक तरह से भारत का ही एक तैरता हुआ या उड़ता हुआ टुकड़ा है। अ फ्लोटिंग पीस ऑफ इंडिया कह सकते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो दुनिया के किस कोने में है। तो अगर दुबई से लंदन जा रही किसी इंडियन फ्लाइट पर कोई क्राइम होता है, तो उसे भारत में हुआ क्राइम ही माना जाएगा। और अब तीसरा सिनेरियो, जो आज के डिजिटल युग में शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, साइबर क्राइम। आप BNS के इस हिस्से को भारत के लिए एक डिजिटल किले की तरह समझ सकते हैं। इसका मतलब सीधा सा है, दुनिया के किसी भी कोने में बैठा कोई भी इंसान अगर भारत के किसी कंप्यूटर या नेटवर्क को टारगेट करता है, तो उस पर BNS के तहत एक्शन लिया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा कदम है। तो ये तो साफ है कि BNS का दायरा बहुत बड़ा है, भारत के अंदर भी और बाहर भी। लेकिन एक मिनट, इसका मतलब ये नहीं है कि ये हर दूसरे कानून से ऊपर है। नहीं, इसे बहुत सोच समझकर बनाया गया है ताकि ये आर्मी एक्ट जैसे दूसरे स्पेशल लॉज के साथ मिलकर काम करे, उनकी जगह ना। इसे एक सिंपल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए चोरी या मारपीट जैसा कोई आम अपराध होता है, तो वो मामला BNS के तहत आएगा। ये एक जनरल लॉ है। लेकिन अगर कोई सैनिक अपनी ड्यूटी छोड़कर भाग जाता है, तो उस पर BNS नहीं बल्कि आर्मी एक्ट 1950 जैसा स्पेशल लॉ लागू होगा।
और ये कानून का एक बहुत ही बेसिक सिद्धांत है कि स्पेशल लॉ हमेशा जनरल लॉ पर हावी होता है। बीएनएस देश का जनरल क्रिमिनल लॉ है बिल्कुल, पर यह सेना जैसे खास ग्रुप्स के लिए बने कानूनों को ओवरराइड नहीं करता और इसी वजह से हमारे पूरे लीगल सिस्टम में एक बैलेंस बना रहता है। तो कुल मिलाकर देखें तो भारतीय न्याय संहिता सिर्फ भारत के अंदर न्याय की परिभाषा को ही नया रूप नहीं दे रही है, बल्कि साइबर क्राइम जैसे प्रावधानों के जरिए ये आज की इस कनेक्टेड दुनिया की सच्चाई को भी समझ रही है और अपनी पहुंच को ग्लोबल बना रही है। तो इसमें कोई शक नहीं कि बीएनएस भारत के कानूनी सिस्टम में एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम है। ये आज की ग्लोबल सच्चाइयों का मानता है, लेकिन ये हमें एक बड़े सवाल के साथ भी छोड़ जाता है। जैसे जैसे हमारी दुनिया और छोटी होती जाएगी और ज्यादा कनेक्टेड होती जाएगी, तो भविष्य में हमारे देश के कानूनों की ग्लोबल पहुंच को और कितना बदलने और कितना विकसित होने की जरूरत पड़ेगी, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। शेयर जरूर कर